जय हिंद दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पे स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं लोग, जिसमें हम लोग को आज पढ़ना है गंगा नदी का तंत्र। तो आइए स्टार्ट किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो भारत में अगर देखा जाए कि सबसे बड़ी नदी तंत्र कौन सा है, तो गंगा ही है। भारत का सबसे पवित्र नदी गंगा ही है। और अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि बनाने का जो नदी काम करता है वो गंगा ही करता है। इसके आसपास का जितना भूमि देखिएगा, सभी ये भूमि उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी ये निर्माण करता है। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा किया जाए, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले देखिए, इसका उद्गम जो होता है ये गोमुख है। यहाँ पे गोमुख के आसपास में गंगोत्री ग्लेशियर है, और गंगोत्री ग्लेशियर से ही इसका उद्गम माना जाता है। ये आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। और जब यहाँ से उद्गम हो के जब ये प्रवाह होता है, तो इस नदी का नाम होता है भागीरथी। यह भागीरथी नदी को ही किरात नदी के नाम से जाना जाता है। तो जब ये यहाँ पे प्रवाहित होता है, तो ये भागीरथी या किरात नदी के नाम से प्रवाहित होता है। और जब ये देवप्रयाग में आता है, तो देवप्रयाग में ही एक और नदी आके मिलता है, जिसका नाम है अलकनंदा। तो जब अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदी जहाँ पे मिलता है लोग, जहाँ पे संगम होता है, तो उस जगह को बोला जाता है देवप्रयाग। और वहाँ से भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा नदी का निर्माण करता है लोग, यानी कि यहाँ से इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है गंगा। अब ये गंगा के नाम से प्रवाहित होते हुए ये यूपी पूरा पार करता है। उसके बाद देखा जाए कि बिहार को पार करता है, और बिहार को जैसे ये पार करके पश्चिम बंगाल में एंट्री लेता है, तो वहाँ एक जगह है फरीके बैराज। यहाँ पे दो भागों में ये डिवाइड हो जाता है। एक निकल जाता है आपका भागीरथी नाम से बांग्लादेश में, और ये एक बाएं साइड में कट जाता है, और ये हुबली के नाम से पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होता है। और जब देखिएगा कि बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश करता है, तो इसका नाम फिर से हो जाता है भागीरथी। और जब बांग्लादेश में ये एंट्री ले लेगा, और वहाँ पे एक और नदी आके मिलेगा जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। और जब ये दोनों मिल जाएगा लोग, इधर से भागीरथी और इधर ब्रह्मपुत्र, तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। और पद्मा नदी के नाम से ही ये जाके बंगाल के खाड़ी में अपना पानी विसर्जित कर देता है, और इसका मुहासा बंगाल की खाड़ी ही है। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका बंगाल की खाड़ी है। अब इसमें आप देखिएगा कि बहुत सारा इसका सहायक नदी है, तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। और यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान देने वाला बात है कि देखिए, जब देवप्रयाग में ये आके मिलता है जिसमें अलकनंदा और भागीरथी, तो इसका नाम गंगा हो जाता है। और ये जब गंगा के नाम से ही जब ये प्रवाहित होता है, तो उसके बाद हरिद्वार में जब आता है, तो ये हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करता है। इसके पहले ये जितना भाग में प्रवाह होता है वो एक पथरीली भाग है, और ये पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा नदी कहाँ पे मैदानी भागों में प्रवेश करता है, तो वो है हरिद्वार। तो ये याद रखना है कि कहाँ से ये मैदानी भागों में प्रवेश करता है। अब इसका बात किया जाए कि अगर जितना इसका सहायक नदी है, तो इसका सबसे बड़ा सहायक नदी यमुना है। तो एक एक करके पहले नीचे का पढ़ लिया जाए, उसके बाद ऊपर का पढ़ा जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। अब यमुना का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो ये यमुनोत्री से निकलता है, जो कि गढ़वाल में पड़ता है। ये भी उत्तराखंड का ही भाग है। अब जब यमुना नदी ये प्रवाहित होते हुए आता है, तो इसका सबसे बड़ा जो सहायक नदी है उसका नाम है चंबल नदी। और ये चंबल नदी जाके यहाँ पे मिलता है, तो ये इटावा जगह है। अब चंबल नदी का आप देखिए कि इसका सहायक नदी कौन है, तो बनास, सीप, पार्वती, काली सिंध, मेज। तो ये भी आपको याद रखना है कि दाएं साइड पे कौन है, तो दाएं साइड पे आपका बनास और मेज है, बाकी ये बाएं साइड पे है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि चंबल नदी कहाँ से उत्पत्ति होता है, तो चंबल नदी का उत्पत्ति जाना पाव की पहाड़ी, ये एमपी में पड़ेगा, यहाँ से उत्पत्ति होता है। और ये कहाँ पे जाके यमुना नदी में अपना पानी विसर्जन करता है या इसका संगम हो जाता है, तो इटावा में। इटावा आपका यूपी में पड़ेगा, तो ये याद रखना है। उसके बाद बात किया जाए कि यमुना नदी का सहायक नदी कौन है, तो बेतवा नदी है। और बेतवा नदी का अगर उद्गम स्थल का बात किया जाए, तो देखिए कुम्हार गांव से इसका उत्पत्ति होता है।
कुम्हार गांव में रायसेन की पहाड़ी है, ये भी एमपी में पड़ेगा और यहाँ से इसका उद्गम माना जाता है और ये जाके हरिमपुर में यमुना नदी में मिल जाता है। यमुना नदी का एक और सहायक नदी का बात किया जाए तो केन है, और केन नदी का अगर देखा जाए उत्पत्ति तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है, ये भी एमपी में है और ये जाके यूपी का एक जगह है बांदा, और वहाँ पे ये जाके यमुना नदी में मिल जाता है। जो केन नदी है तो इसके जब ये प्रवाह होता है तो इसके आसपास में देखिएगा कि सल्जर पत्थर का बहुत ज़्यादा वहाँ पे खान है और ये इसलिए प्रसिद्ध है। तो ये भी याद रखना है कि सल्जर पत्थर कहाँ पे मिलता है, तो केन नदी के आसपास में मिलता है। बीना नदी किसका सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा, तो ये बेतवा नदी का सहायक नदी है। और यमुना नदी जाके कहाँ पे मिल जाता है, तो प्रयागराज में। प्रयागराज में गंगा नदी में इसका संगम हो जाता है। तो आपसे पूछेगा कि यमुना नदी का संगम कहाँ पे होता है, तो प्रयागराज में। अब इसमें देखिएगा कि यमुना नदी पे कुछ महत्वपूर्ण जगह है जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले दिल्ली आता है, उसके बाद मथुरा, उसके बाद आगरा। तो ये याद रखना है कि कौन कौन जगह इस पे है, तो दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, हरिमपुर और बांदा। तो इतना याद रखना है। अब इसके आगे जब हम लोग जाएंगे लोग, तो प्रयागराज के आगे सिरसा एक जगह है और सिरसा में एक नदी आके मिलता है जिसका नाम है तमस या टोंस नदी। तो ये याद रखना है, टोंस नदी कहाँ प्रवाहित होता है, तो एमपी में इसका उद्गम होता है कुमाऊं पर्वत श्रृंखला से, और ये यूपी में भी प्रवाहित होता है। तो एमपी और यूपी में इसका प्रवाह है। और ये कहाँ पे जाके गंगा में मिल जाता है, ये क्वेश्चन पूछेगा, तो ये सिरसा में जाके मिल जाता है। तो इसके बाद अगर देखा जाए टोंस नदी के बाद तो सोन नदी आता है। तो देखिए सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो अमरकंटक की पहाड़ी, और अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलता है जो कि तीनों धाराओं अलग अलग विपरीत धारा में जाता है, विपरीत दिशा में जाता है। जिसमें आप देखिएगा कि एक आपका चल जाएगा ब्राह्मणी नदी जो कि उड़ीसा होते हुए पहुंच जाता है बंगाल के खाड़ी में, एक ऊपर के तरफ यानी उत्तर के तरफ चल जाता है जिसका नाम है सोन नदी, और इधर एक आ जाएगा नर्मदा नदी। तो ये 3 विपरीत धाराओं में यहाँ से नदी निकलता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसा स्थान है कि जहाँ पे 3 नदी 3 दिशाओं में प्रवाहित होता है, तो वो है अमरकंटक की पहाड़ी। ये इसका कुछ हिस्सा आपका पड़ेगा छत्तीसगढ़ में भी और ज़्यादातर हिस्सा एमपी में भी पड़ता है। तो एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों हो जाएगा। तो याद रखना है कि अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकलता है सोन, और ये उत्तर दिशा में प्रवाहित होता है। लगभग आप देखिएगा कि सभी या तो अरब सागर की तरफ प्रवाहित होता है या तो बंगाल के खाड़ी की तरफ, लेकिन ये उल्टा प्रवाहित होके और जाके गंगा में मिलता है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो ये तो हम लोग देख लिए लोग गंगा के दाईं तरफ का जितना सहायक नदी है। अब हम लोग को देखना है कि गंगा के बाईं तरफ का जितना सहायक नदी है। तो सबसे पहले तो यही हम लोग को याद रखना है कि जब भागीरथी निकलता है तो उसमें आगे जो पहला प्रमुख नदी मिलता है उसका नाम है भील गंगा। और ये जो भील गंगा है और ये भागीरथी है जहाँ पे मिलता है लोग, यहाँ पे टिहरी बांध बनाया गया है। तो ये भी याद रखना है कि टिहरी बांध किस नदी पे बनाया गया है, तो भागीरथी और भील गंगा के संगम पे बनाया गया है। ये आपका उत्तराखंड में पड़ेगा। अब इसके बाद देखा जाएगा कि जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा आके मिलता है लोग, वहाँ से इसका नाम गंगा हो जाता है। तो अलकनंदा नदी के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। तो देखिए इसका उद्गम स्थल जो है सतोपथ हिमाद्री है, ये भी उत्तराखंड में पड़ेगा। और जब ये प्रवाहित होता है तो इसमें बहुत सारा इसका सहायक नदी है। तो बाएं साइड का पहले देख लिया जाए। तो देखिए जैसे कि धौली गंगा जहाँ पे आके मिलेगा इसमें अलकनंदा में, तो उस जगह को बोला जाता है विष्णु प्रयाग। उसके बाद नंदाकिनी नदी आके जहाँ पे मिलता है उसे बोला जाता है नंद प्रयाग। उसके बाद देखिएगा उसके नीचे जहाँ पे पिंडार नदी आके मिलता है तो उसे बोला जाता है कर्ण प्रयाग। और यहाँ दाएं साइड में एक मंदाकिनी नदी आके मिलता है अलकनंदा में, उस जगह को बोला जाता है रुद्रप्रयाग। तो ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि केदारनाथ जो टेम्पल है या जो जगह है बहुत फेमस है, ये कहाँ है। तो देखिए अलकनंदा के ये किनारे हैं, तो ये याद रखना है। और मंदाकिनी और अलकनंदा के बीच में आता है। जैसे कि ये मंदाकिनी नदी देख रहा है तो ये इस प्रकार आता है यहाँ से, तो इसके ये बीच में आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ पे है, तो याद रखिएगा कि अलकनंदा के किनारे पे है। तो इस प्रकार हम लोग ये देख लिए लोग।
अब इसके बाद देखिए बाएं साइड में गंगा नदी का, तो रामगंगा ये पढ़ना है। रामगंगा का उद्गम स्थल देखा जाए तो ये कुमाऊं क्षेत्र में इसका उद्गम स्थल है, जो कि नेपाल में पड़ेगा। और नेपाल से ये उद्गम होते हुए यहाँ पे पहुँचता है यूपी में एक जगह है कनौज, और कनौज में ये जाके गंगा नदी में मिल जाता है। तो ये याद रखना है। इसके बाद बाएं साइड में एक और महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है गोमती। और गोमती नदी का उद्गम देखा जाए तो फुलहर झील है, ये पीलीभीत जिला में पड़ता है, ये यूपी का ही एक भाग है। तो याद रखना है कि फुलहर झील से इसका उद्गम होता है और पीलीभीत जिला से, ये यूपी का ही एक भाग है। जब ये प्रवाहित होता है तो गाजीपुर में जाके ये गंगा नदी में मिल जाता है। इस नदी के किनारे दो महत्वपूर्ण शहर हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एक जौनपुर, जो जौनपुर मूली के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके बाद एक नवाबों का शहर लखनऊ। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लखनऊ किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे है। अब इसके बाद देखा जाए तो एक नदी है जिसका नाम है घाघरा। इसी नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि सरयू नदी कहाँ पे है। इसका उद्गम माना जाए तो ये नेपाल के कुमाऊं क्षेत्र से होता है, नेपाल के तराई से। और जब ये उद्गम होता है तो उस समय इसका नाम होता है शारदा। फिर उसके बाद एक और नदी आके मिल जाता है घाघरा। उसके बाद देखिए कि इसमें एक और नदी आके मिलता है राप्ती। तो ये तीन नदी का यहाँ पे मेल है। और जब ये यहाँ से प्रवाहित होता है तो ये घाघरा के नाम से ही प्रवाहित होता है, और छापड़ा में आता है तो इसका नाम हो जाता है सरयू, या घाघरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सरयू या घाघरा नदी कहाँ पे मिलता है, तो ये छापड़ा में मिलता है, गंगा नदी में। अब इसके बाद बात किया जाए तो गंडक नदी। गंडक नदी का अगर उपनाम पूछ दिया जाए तो गंडक नदी का उपनाम है केवल गंडक। तो कन्फ्यूजन करने के लिए ये कभी कभी पूछता है कि गंडक नदी का उपनाम क्या है, तो इसमें केवल गंडक सिर्फ लगा देना है, ये हो जाएगा। गंडक नदी का भी उद्गम स्थल है नेपाल का तराई। और ये जब प्रवाहित होते हुए आता है तो ये सोनपुर जो जगह है या हाजीपुर में ही पड़ता है। तो सोनपुर या हाजीपुर ऑप्शन में देगा। वहाँ पे आके ये गंगा नदी में अपना पानी विसर्जन करता है और गंगा नदी में मिल जाता है। इस नदी के बाद अगर बात किया जाए तो कोसी नदी आता है। देखिए कोसी नदी 7 नदियों से मिलकर बना है, तो इसीलिए शब्द कोसी भी बोला जाता है। और इधर जितना इसका 7 नदी है ये सब नेपाल के तराई में उत्पन्न होता है, जिसमें वरुण प्रमुख है। तो वरुण को याद रखना है, बाकी सभी नदी छोटा मोटा है तो याद नहीं रखना है। तो ये कोसी नदी ये प्रवाहित होते हुए भागलपुर जगह है, भागलपुर में आके ये गंगा नदी में अपना पानी विसर्जन करता है और यहाँ पे ये मिल जाता है इसमें। ये बिहार की शुक नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना है, क्योंकि ये अपना रास्ता हमेशा परिवर्तन करते रहता है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ तक तो बिहार था। इसके बाद आपका झारखंड में कुछ हद तक ये गंगा नदी प्रवाहित होता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने राज्य में प्रवाहित होता है। तो सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो भारत के 5 राज्यों में ये गंगा नदी प्रवाहित होता है, तो याद रखना है। झारखंड में एक जगह है जिसका साहेबगंज ये नाम है। अब साहेबगंज से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि एक गंगा नदी प्रोजेक्ट चल रहा है, ये नमामि गंगे के नाम से, और ये गंगा नदी को साफ सफाई और इसको स्वच्छ रखना है। तो इसी जगह पे उसका सेंटर है, उसका सचिवालय है। तो ये याद रखना है कि उसका सेंटर कहाँ पे है, तो साहेबगंज में है, जो कि झारखंड में पड़ता है। अब यहाँ पे बात किया जाए, जब ये इसके बाद पश्चिम बंगाल में एंट्री ले लेता है और ये बांग्लादेश में जाने से पहले यहाँ पे एक नदी आके मिलता है बांग्लादेश से ठीक पहले, तो उसका नाम है महानंदा। और ये महानंदा आके मिलता है यहाँ पे पश्चिम बंगाल में। महानंदा का अगर बात किया जाए कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल का एक जगह है दार्जिलिंग, जो कि बहुत ज़्यादा पर्यटन के लिए फेमस है। और यहाँ पे ही एक पागल झोड़ा नाम के झील पड़ेगा, और उसी झील से ये पानी अपना लेके ये प्रवाहित होता है और यहाँ पे आके अपना पानी पश्चिम बंगाल में ये गंगा नदी में मिल जाता है। अब जैसे यहाँ से गंगा नदी जब निकलता है, जब ये गंगा नदी पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होता है, तो यहाँ पे एक जगह है फरीके बैराज,
और फरीके बैराज में गंगा नदी का फिर से 2 भागों में विभाजन हो जाता है, जिसमें एक देखिए कि जो बाएं साइड का जो गंगा नदी है तो इसका नाम हो जाता है भागीरथी, और ये पश्चिम बंगाल में कुछ हद तक प्रवाहित होता है और उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करता है, और बांग्लादेश में भी प्रवेश करेगा तो इसका भागीरथी नाम होगा। लेकिन जब ब्रह्मपुत्र इसमें आके मिल जाएगा तो वहाँ से इसका नाम बदल जाता है और इसका नाम हो जाता है पद्मा। तो ये याद रखना है कि पद्मा नाम से गंगा नदी कहाँ प्रवाहित होता है, तो बांग्लादेश में। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो दाएं तरफ ये एक इसका भाग कटता है तो उस नदी का नाम हो जाता है हुबली, और हुबली नदी ये पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होता है। अब यहाँ पे ये याद रखना है कि जो हुबली नदी है ये गंगा नदी की वितरिका है। सहायक नदी और वितरिका में क्या अंतर होता है कि सहायक नदी कहीं से उत्पत्ति होकर उसका उद्गम स्थल कहीं और रहता है और पानी लाके किसी मुख्य नदी में अपना पानी विसर्जन कर देता है, और वितरिका का मतलब क्या होता है कि किसी मेन नदी से अपना पानी लेके वो पानी लेके कहीं और ले जाके पानी वो वितरित करता है। तो वितरिका का मतलब क्या होता है कि ये इसमें से अपना पानी लिया गंगा नदी से और ये एक अलग नदी बना दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा नदी की वितरिका नदी कौन सा है, तो हुबली याद रखना है। और हुबली नदी का एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। और दामोदर नदी से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे कोसी नदी बिहार का शोक है वैसे ही पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर नदी होता है। तो दामोदर नदी का अगर उद्गम स्थल देखा जाए तो इसका छोटा नागपुर से इसका उद्गम होता है जो कि झारखंड में पड़ेगा, और ये जाके हुबली नदी में मिलता है, तो ये हुबली का सहायक नदी है। तो इस प्रकार हम लोग गंगा नदी तंत्र देख लिए लोग। और इसी में जहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसके बारे में इसमें हम पढ़ा देते हैं, इसको मिटा के। भारत की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र है, तो इसमें याद करना है कि भारत में जितना नदी देखिएगा उसमें सबसे बड़ा अफवाह तंत्र गंगा की है। अफवाह तंत्र का मतलब क्या होता है कि देखिए जैसे कि एक कोई मेन नदी रहता है उसका बहुत सारा सहायक नदी होता है, तो जितना उसमें नदी का पानी रहेगा और जहाँ तक उसका प्रवाह होगा तो उसके अंतर्गत क्या होगा कि वहाँ पे सिंचाई भी कराएगा, उसके बाद भूमि वहाँ पे बहुत सारा निर्माण होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस नदी का तंत्र भारत में सबसे बड़ा है, और इसका लंबाई का बात किया जाए तो 2525 किलोमीटर है। तो इस आधार पर देखा जाए कि जो भारत में प्रवाहित होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रवाहित होने वाला नदी भी गंगा नदी है। 2008 में देखा जाए तो इस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दे दिया गया है। तो ये भी याद रखना है कि राष्ट्रीय नदी कौन सा है, तो गंगा नदी है। 2017 में उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने इसे जीवित मानव का दर्जा दिया है ताकि इसमें कोई इसको प्रदूषित ना करे, कोई कूड़ा करकट इसमें ना डाले, तो इसीलिए इसको दिया गया था। इसके किनारे जितना नगर बसा है उसमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो नगर है वो कानपुर नगर है। गंगा नदी अपवाह क्षेत्र अगर बात किया जाए तो भारत के 5 राज्यों से प्रवाह होता है, जिसमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। तो ये याद रखना है। गंगा नदी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज के कारण ही गंगा नदी का जो पानी रहता है वो कभी खराब नहीं होता है। तो आप सुने होंगे कि गंगा नदी का पानी में कीड़ा नहीं लगता है, तो उसमें इसका मेन कारण है बैक्टीरियोफेज। इसको हिंदी में बोला जाता है जीवाणुभोजी। और ये क्या करता है कि जितना इसमें कि छोटा छोटा सूक्ष्म जीव रहता है लोग सबको ये खा जाता है, जिसके कारण उसमें कभी सड़न नहीं होता है और कभी पानी खराब नहीं होता है। तो ये याद रखना है किसके कारण खराब नहीं होता है, तो बैक्टीरियोफेज, हिंदी में बोला जाएगा जीवाणुभोजी। इसमें एक और देख लिया जाए तो देखिए एक नदी है जो हुगली नदी का सहायक है। हुगली नदी गंगा का वितरिका है, और इसका एक सहायक नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी बंगाल का शोक बोला जाता है। जैसे कि आप देखिए बिहार का शोक कोसी, वहीं पे आप देखिए उड़ीसा का शोक देखिए ब्राह्मणी, तो वैसे ही ये पश्चिम बंगाल का शोक नदी है। और इस नदी को बोला जाता है जैविक मरुस्थल। इसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट डालने के कारण ये नदी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, इसीलिए इस नदी को जैविक मरुस्थल नदी बोला जाता है। तो इस प्रकार जितना गंगा नदी तंत्र था उसमें का जितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो सब पढ़ लिए लोग। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और जितना क्वेश्चन इसमें का विविध बचा होगा उसी में जोड़ कर पढ़ लेना है। तो इस प्रकार ये वीडियो यहीं से समाप्त कर दिया जाए। जय हिंद।